हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जो डेफिनेशन छोड़ी थी, कहाँ पे छोड़ी थी? संतुलन या साम्यावस्था। तो देखिए, संतुलन या साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है कि यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल उसे विरामावस्था में रखे। आपके पास क्या है, कोई पिंड है और उस पर हमने क्या अप्लाई कर रखे हैं, कुछ बल अप्लाई कर रखे हैं, कुछ बल आरोपित कर रखे हैं। अगर वो बल उस पिंड को विरामावस्था में रखते हैं तो वो बल क्या कहलाते हैं? साम्यावस्था में कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, हमारे पास ये पिंड है और इस पिंड पर हमने बहुत सारे बल आरोपित कर रखे हैं, ठीक है। अब ये पिंड क्या करते हैं, इस पिंड पर जो बल हमने आरोपित किए, आरोपित करने के पश्चात भी अगर ये पिंड हमारा विरामावस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है, तब हमने जो बल अप्लाई किए वो बल साम्यावस्था में कहलाते हैं, ठीक है। अब दो या दो से अधिक बल किसी पिंड पर आरोपित किए जाते हैं तो उसके या तो एक ही बिंदु पर आरोपित करो या फिर उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब आरोपित किए जाते हैं तो वो बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब पहली स्थिति उनका परिमाण क्या हो? समान हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी पिंड पर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि एक तो उनके परिमाण क्या हो? समान होने चाहिए, दूसरे उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा में होने चाहिए, तथा एक ही सरल रेखा के अनुदिश आप वो बल अप्लाई करोगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी पिंड है, इस पिंड को आपको विरामावस्था में रखना है तो क्या कीजिए, आप इस पर बल आरोपित कीजिए। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ से 10 न्यूटन का बल आरोपित किया इस दिशा में और इसके विपरीत दिशा में सेम क्रिया रेखा के अनुदिश मैंने 10 न्यूटन का बल आरोपित किया। तो देखिए ये सारे एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश है। तो ये दोनों जो बल अप्लाई किए, एक बल 10 न्यूटन का इधर से अप्लाई किया, एक बल 10 न्यूटन का इधर से अप्लाई किया, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है और उनकी जो क्रिया रेखा है वो क्या है? एक ही क्रिया रेखा है, ठीक है। तब ये बल जो होंगे वो क्या होंगे? साम्यावस्था में होंगे। और इन बलों की वजह से पिंड की साम्यावस्था, पिंड की विरामावस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, इन बलों को चाहे लगा दो या इन बलों को चाहे हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पिंड साम्य विरामावस्था में है तो पिंड विरामावस्था में ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि साम्यावस्था की स्थिति में जो बल अप्लाई किए जाते हैं उन बलों को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, क्योंकि इन बलों के द्वारा पिंड की साम्यावस्था विरामावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे की डेफिनेशन देखते हैं बलों की प्रकार। बल हमारे पास है ना, यहाँ पर जो हम बल पढ़ेंगे वो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। दूसरा पढ़ेंगे हम क्रिया व प्रतिक्रिया बल, ठीक है। डेफिनेशंस को याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है नॉर्मल। इस आप समझोगे कि सर क्या आप थ्योरी पढ़ाओगे? नहीं, थ्योरी नहीं है। इसका एक और वीडियो लेक्चर डलेगा, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। दो भिन्न भिन्न पिंड, ठीक है ना, दो भिन्न भिन्न पिंड परस्पर जिस बल द्वारा समीप आते हैं, दो भिन्न भिन्न पिंड परस्पर जिस बल द्वारा समीप आते हैं उसे आकर्षण बल कहते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है। तो उसे उस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये भी एक प्रकार का पिंड है और ये समस्त अन्य वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो एक इस प्रकार का बल ये आकर्षण प्रकार का है, ठीक है। दूसरा बल है हमारे पास प्रतिकर्षण। तो जिस बल के द्वारा वस्तुएं एक दूसरे से दूर हटती है उसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट है, उन दोनों मैग्नेट के साउथ पोल या नॉर्थ पोल को पास ले जाने की जब हम कोशिश करते हैं तो उनके बीच में एक मतलब प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो होता है हमारे पास प्रतिकर्षण बल। तो जिस बल के द्वारा वस्तुएं एक दूसरे की ओर आती है आकर्षण बल, और जिस बल के द्वारा वस्तुएं एक दूसरे से दूर हटती है उसे हम प्रतिकर्षण बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिया व प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। अब जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम था उसमें भी उसने यही कहा था, हमसे क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो दीवार के जिस बिंदु को मैं टच कर रहा हूं वहां पर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और उस फोर्स को जब मैंने अप्लाई किया तो वह क्या कहलाएगी? मेरी दीवार पर क्रिया कहलाएगी,
ठीक है। बट जो दीवार है जिस फोर्स के द्वारा मेरा विरोध करेगी वह दीवार की मुझ पर क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो पिंड है ए और बी, दोनों क्या है, एक दूसरे के संपर्क में है, और किस बिंदु पर संपर्क में है, वो बिंदु ओ पर संपर्क में है। अब मान लेते हैं कि माना जो पिंड ए है वो क्या करता है, बिंदु ओ पर पिंड बी को क्या करता है, माना किसी बल F के द्वारा धकेलने का प्रयास करता है। उस पर कौन सा बल आरोपित करता है, माना बल F आरोपित करता है। तो उसे पिंड A की पिंड B पर क्या कही जाती है, क्रिया कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बट पिंड इसी प्रकार पिंड B पिंड A को रोकने का प्रयास करता है, और जिस बल से उसे रोकने का प्रयास करता है उसे पिंड B की पिंड A पर प्रतिक्रिया कहते हैं। और इसे सामान्यतः R के नाम से जाना जाता है, R से डिनोट किया जाता है इसे, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स होता है उसे F से डिनोट करेंगे, और जो प्रतिक्रिया होगी उसे हम R से डिनोट करेंगे। और न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार हमारी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो दिशा में विपरीत परंतु समान परिमाण की होती है। जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने सब कुछ बोल दी है, आप इस डेफिनेशन को आराम से नोट कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है तनाव या प्रणव, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी वो क्रिया प्रतिक्रिया की, तो उसको हमने एक तरह से ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास कोई पिंड है और ये कोई दूसरा पिंड है हमारे पास ए, ये पिंड ए है और ये पिंड क्या है, हमारा बी है, और ये दोनों किस बिंदु पर संपर्क में है, बिंदु ओ पर संपर्क में, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पर ये जो पिंड, इसको पिंड ए मान लीजिए और इसको पिंड बी मान लीजिए। तो पिंड ए जिस बल के द्वारा इसको नीचे की ओर धकेलता है उसे हम F के द्वारा निरूपित करते हैं, बट पिंड बी जिस बल के द्वारा पिंड ए का विरोध करता है उसे हम बल R के द्वारा निरूपित करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। पिंड बी की पिंड ए पर प्रतिक्रिया जो कि पिंड ए के पिंड बी पर क्रिया द्वारा उत्पन्न हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम तनाव एवं प्रणव, तनाव एवं प्रणव। तो तनाव तथा प्रणव क्या होता है कि पहले हम पढ़ेंगे तनाव, व्हाट इज टेंशन, टेंशन क्या होती है। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखो तनाव क्या होता है, एक डोरी OA, एक स्थिर बिंदु, ठीक है ना, एक डोरी OA है हमारे पास जिसे हमने एक स्थिर बिंदु O पर क्या कर रखा है, बांध रखा है, ठीक है स्टूडेंट। एक डोरी OA है जिसे हमने एक स्थिर बिंदु O पर बांध रखा है। तो जिससे क्या होगा, देखिए, तो A पर M द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ है, पिंड का द्रव्यमान mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया करता है, ठीक है। तो पिंड लिया हमने और उसे बिंदु A पर बांध दिया। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डोरी ली OA और उस OA डोरी को क्या किया हमने बिंदु O पर फिक्स करके बांध दिया, और उसके बिंदु A पर एक द्रव्यमान M द्रव्यमान का पिंड लटका दिया। जैसे ही हमने पिंड लटकाया वैसे ही डोरी की जो वास्तविक स्थिति थी OA वो थोड़ी खींची हुई महसूस करके नीचे की ओर गति करने की प्रयास करेगी। तो हमारे पास पिंड जिस प्रकार से हमने बिंदु A पर पिंड बांधा वैसे ही हमारे पास ये जो डोरी है वो क्या करेगी, नीचे की ओर खिंचाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रिया उत्पन्न हुई किधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो जिससे क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया करता है जिससे डोरी में खिंचाव पैदा होता है। तो जिससे डोरी में डेफिनेट सी बात है हमारे पास खिंचाव पैदा होगा, जो डोरी AO के अनुदिश बिंदु O की ओर क्रिया करता है तथा इससे संतुलन बना रहता है। इस बल या खिंचाव को तनाव कहते हैं जिसे T द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी डोरी पर, मान लीजिए बिंदु O है और ये बिंदु A है, और आपने क्या किया, यहाँ पर M द्रव्यमान का पिंड लटका दिया जिससे उसका जो वेट है उसकी वजह से वो नीचे की ओर गति करेगी, और नीचे की ओर गति करने पर वो क्या करेगी, अपने में खिंचाव महसूस करेगी, ठीक है स्टूडेंट। खिंचाव महसूस करेगी जिससे डोरी में क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और ये जो तनाव है वो कहाँ होगा, बिंदु A से बिंदु O की ओर होगा, यानी कि AO डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक बात सिंपली हमको ये समझनी चाहिए कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, गति की विपरीत दिशा में, ठीक है। आपने डोरी को ऐसे खींचा तो टेंशन किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। डोरी को आपने ऐसे खींचा तो टेंशन किधर जाएगी, नीचे की ओर, ठीक है। अब समझिए दूसरी सिचुएशन, तो ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन देखिए, आपने क्या किया है, डोरी ली और उसको बिंदु A
पर और बिंदु बी पर क्या कर दिया, खींच के बांध दिया। और खींच के बांधने पर क्या होगा, वो जो डोरी है उसके बिंदु ए पर बिंदु बी पर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बिंदु ए पर और बिंदु बी पर बंधी हुई है, तो बिंदु ए पर डोरी इस प्रकार से महसूस, देखो खींचकर बंधी हुई है, डोरी क्या है, खींचकर बंधी हुई है, तो डोरी क्या करेगी, बिंदु ए पर ऐसा महसूस करेगी कि मुझे बी की ओर खींचा जा रहा है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने बिंदु ए पर डोरी को बांधा और खींचकर इधर बांधा, तो खींचकर जैसे ही हमने इधर बांधा तो जो टेंशन आएगा, हमने इधर खींचा तो बी से टेंशन इधर की ओर, जबकि हमने इधर खींचा तो ए से टेंशन इधर की ओर। तो समझिए यहाँ हमने ए और बी के बीच में डोरी को खींचकर बांध दिया, तो जैसे इधर से इधर खींचेगी डोरी तो उसमें टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर। और जैसे ही डोरी इधर से इधर खींची हुई महसूस करेगी तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम डोरी को थोड़ी खींच रहे हैं, डोरी तो फिक्स है। अरे भाई डोरी फिक्स है बट हमने उसको खींचकर बांध दिया, तो जो बांधा जाता है हमेशा टेंशन जहां से डोरी बंधी हुई है उधर की ओर टेंशन काम करता है। तो टेंशन किधर से होगा, एक तो इधर से होगा और एक इधर से होगा। पढ़ लीजिए, यदि एक डोरी दो स्थिर बिंदुओं ए तथा बी के मध्य खींचकर बांध दी जाती है तो इससे बिंदु ए तथा बिंदु बी के मध्य क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, यह तनाव बिंदु बी पर बिंदु ए पर, यह तनाव बिंदु ए पर डोरी किधर खींची, किधर खींची भाई डोरी इधर, तो बिंदु ए पर तनाव किधर होगा, इससे तनाव ए पर दिशा ए बी तथा बी पर दिशा बी ए दिशा में होता है। ठीक है, अर्थात एक तनी हुई डोरी में तनाव समान किंतु विपरीत दिशा में होता है। डोरी को आप खींच के बांध दीजिए तो जो टेंशन होगा वो सेम होगा, इधर से इधर और इधर से इधर टेंशन सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, उनकी अपोजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिनको हम रिमार्क की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। देखिए तो क्या नोट है हमारे पास, यदि डोरी ढीली हो तो उसमें तनाव T बराबर 0 होगा। हमने क्या माना कि डोरी क्या है हमारी, बिल्कुल ढीली है, तो ढीली है तो उसमें तनाव क्या होगा, T = 0 होगा। दूसरा नोट क्या है हमारे पास, यदि डोरी हल्की हो अर्थात जिसका भार उपेक्षणीय हो तो पूरी डोरी में तनाव एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी डोरी क्या है, बहुत ही ज्यादा हल्की है तो उसमें टेंशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्पेशल कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारी, इनको हमें ध्यान रखना होगा। यदि डोरी किसी चिकनी खूंटी के ऊपर होकर गुजरती है तो पूरा जो तनाव है वो एक समान रूप से वितरित रहता है, यानी कि तनाव में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति है, ये हमारी कोई घुंडी है और ये ठीक है ना, ये हमने कोई घुंडी बना दी और जो डोरी है वो इस प्रकार से हमने इसके ऊपर से होकर गुजारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर से होकर गुजारती तो ये टेंशन है वो एक समान रूप से वितरित रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डोरी नीचे खींचेंगे तो टेंशन डेफिनेट सी बात है ऊपर जाएगा। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक डोरियों में गांठ लगी हो तो प्रत्येक डोरी का जो तनाव है वो अलग अलग होगा। तो समझ लीजिए, डोरी हल्की तो नो टेंशन, डोरी चिकनी तो नो टेंशन, गिरनी पर खूंटी पर कहीं भी बांधो कहीं भी लटकाओ हमेशा टेंशन क्या रहेगा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। ठीक है, तो अगर डोरी हल्की तो नो टेंशन। अच्छा, डोरी में अगर कहीं गांठ होती है तो गांठ लगने पर क्या होगा, गांठ की इधर वाली डोरी में अलग टेंशन रहेगा और इधर वाली डोरी में अलग टेंशन रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क था, कुछ थ्योरी थी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें याद होना चाहिए कि भाई तनाव क्या होता है। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हमें याद रहेगा तो हम चैप्टर पे अच्छी पकड़ बना सकेंगे। और जो मेन कंसेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये तो थ्योरी है, इसका कोई वो नहीं है, टाइम बचाने के हिसाब से मैंने इसको पहले लिख दिया, समझा दिया बात। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रणोद। तो प्रणोद क्या होता है कि यदि एक पिंड को एक छड़ के द्वारा धकेला जाता है तो जो छड़ है उस पर भी क्या होता है, एक बल कार्यरत रहता है। तो यदि एक पिंड को एक छड़ द्वारा धकेली जाती है तो छड़ पर भी पिंड द्वारा एक बल लगता है जो प्रणोद कहलाता है। यह छड़ में अंदर से बाहर की ओर तनाव की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो देखिए समझिए स्टूडेंट, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई छड़ है, ठीक है, और आपके पास ये कोई पिंड है। जब आप
इस छड़ के द्वारा इस पिंड को धकेला हुआ है। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपके पास कोई छड़ है और उस छड़ के द्वारा किसी पिंड को धकेलने के लिए जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि वो छड़ जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई अवस्था में आपको नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, और वो जो मुड़ी हुई अवस्था है वो किस वजह से है? वो किस वजह से है कि पिंड के द्वारा एक विपरीत दिशा में बल आरोपित किया जाता है जो छड़ में बाहर की तरफ से अंदर की ओर कार्यरत रहता है। तो ये जो प्रणोद होता है ये किधर से किधर कार्यरत होता है? बाहर से अंदर की तरफ कार्यरत रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। आगे की स्थिति क्या है हमारी? आगे जो डेफिनेशन है वो है आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है? एक बिंदु के सापेक्ष एक बल का आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात आघूर्ण बराबर F डॉट P होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जो आपके पास बल है उसकी क्रिया रेखा और उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोला? आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल की क्रिया रेखा और उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये आपका आघूर्ण कहलाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपके पास या तो मान लीजिए अगर आपका फोर्स क्या हो जाए, यदि बल F बिंदु O से गुजरता है, मान लीजिए कि जो आपका फोर्स है वो यहां से न गुजर कर कहां से गुजर जाए, सपोज कहां से गुजर जाए, बिंदु O से अगर गुजर जाता है तो फिर स्थिति क्या होगी कि जो लंबिक दूरी है वो क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी। वो लंबिक दूरी खत्म हो जाएगी और लंबिक दूरी P का मान कितना हो जाएगा? 0। तो P का मान 0 होता है, F डॉट 0 कितना हो गया? 0, यानी कि आघूर्ण कितना हो गया? 0। तो ऐसे समझ लीजिए जिस बिंदु के सापेक्ष आपको आघूर्ण ज्ञात करना है और आपने बल को वहीं से गुजार दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, और मैंने बल को क्या कर दिया? यहीं से गुजार दिया। बल को कहां से गुजार दिया? उस बिंदु से गुजार दिया। तो आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में देखिए, यदि बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण 0 हो तो क्या बोला? यदि बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण 0 हो तो, यदि मान लीजिए आघूर्ण 0 है, यानी कि आपके पास टो बराबर ये दोनों क्या है? 0 है। टो बराबर क्या हो गया? आघूर्ण 0 हो गया। तो F डॉट P बराबर क्या हो गया? 0। अब दो नंबर्स का मल्टीपल 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास या तो F 0 हो या फिर P 0 हो। यानी कि या तो F 0 होगा यानी कि बल का परिमाण 0 होगा, या फिर P का मान क्या होगा? 0। P का मान 0 होने का मतलब है कि जो लंबिक दूरी है वो क्या हो गई? खत्म हो गई, यानी कि जो बल की क्रिया रेखा है वो कहां से गुजर गई? बिंदु O से गुजर गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये आघूर्ण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझिए आघूर्णों की ज्यामितीय व्याख्या। यदि बल F परिमाण तथा दिशा में, यदि बल F परिमाण तथा दिशा में एक दृष्ट रेखाखंड AB से निरूपित होता है, मान लीजिए कि जो बल F है वो किससे निरूपित किया गया है? यहाँ पे AB से निरूपित किया गया है और इसकी डायरेक्शन किधर है? A से B की तरफ है। तो F का O के सापेक्ष आघूर्ण F डॉट P कहलाता है। आघूर्ण क्या होता है हमारे पास? O का इस F बिंदु बल F का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण क्या होगा? F डॉट P होगा। अब समझिए, हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसमें कहा था कि जो बल का परिमाण होता है वो उसकी लंबाई से व्यक्त किया जाता है, यानी कि AB। यहाँ पर मॉड्यूलस इसलिए लगा रखा है ताकि हम कह सके कि जो AB है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो AB डॉट OM, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो AB डॉट OM यानी कि आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है। यानी कि किसी भी आघूर्ण को आघूर्ण को क्या किया जा सकता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने से व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण उसके द्वारा निरूपित त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने से व्यक्त किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये आघूर्ण होता क्या है डेली लाइफ में? आपने 2 प्रकार के हैंडपंप देखे होंगे। एक तो गदर मूवी में वो हैंडपंप देखा होगा जिसे सनी देओल पाकिस्तान से उखाड़ कर लाता है, ठीक है, और दूसरा हेडपंप हमने देखा होगा जो सरकारी हेडपंप होता है। तो वो जो अपने जो प्राइवेट हेडपंप होता है जो ग्रीन कलर से जिसपे पुताई हुई रहती है वो हेडपंप, और दूसरा जो सरकारी हेडपंप है, दोनों हेडपंप को चलाने में किसमें ज्यादा जोर आता है? ठीक है, तो सरकारी हेडपंप आसानी से चलाया जा सकता है, कम फोर्स अप्लाई करने पर भी वो आसानी से चल जाता है, जबकि जो हमारा प्राइवेट हेडपंप है सनी पाजी वाला हेडपंप वो क्या होता है? आराम से नहीं चलता है। इसका रीजन ये है जैसे जैसे ये आपके पास
लांबिक दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आघूर्ण का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे आप लांबिक दूरी बढ़ाओगे तो जो प्राइवेट हेड पंप होता है उसमें लांबिक दूरी क्या होती है, जैसे ऐसे होता है प्राइवेट हेड पंप, ये हेड पंप है हमारा और इस बिंदु पर और इस तरह से होता है। तो फिर लांबिक दूरी होती है हमारे पास, जब इसको इस तरह से चलाया जाता है तो लांबिक दूरी कम होने की वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। पर जो सरकारी हेड पंप होता है हमारे पास उसमें लांबिक दूरी, उसकी जो डंडे की जो लंबाई है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो लांबिक दूरी ज्यादा होने की वजह से वहां पर कम बल अप्लाई करने पर भी वो हेडपंप आसानी से चलाया जा सकता है। या फिर आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके हम जो स्क्रू होते हैं, नट होते हैं, उनको कैसे खोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो इस तरह से हम आघूर्ण को बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके आगे की डेफिनेशन, बल क्या होते हैं, उसके वियोजित भाग क्या होते हैं, बलों का संयोजन क्या होता है, आदि डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।